नमो नमो। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। आज से कनाडा में G7 समिट की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच चुके हैं। दुनिया के 7 सबसे उन्नत और औद्योगिक लोकतंत्रों का ये एक औपचारिक मंच है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना है। भारत G7 का सदस्य तो नहीं है, लेकिन पिछले 6 बार से इनवाइट पर भारत जरूर इसका हिस्सा बन रहा है। भारत आउटरीच पार्टनर के तौर पर समिट में हमेशा यानी कि पिछले 6 बार से शिरकत कर रहा है। विश्व में कौन कौन महारथी इसमें शामिल होंगे, इसका उद्देश्य क्या है, आपको बताएंगे इस खास पेशकश में। इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समिट को बीच में ही छोड़कर चले गए अपने देश। इजराइल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध को इसकी वजह बताया जा रहा है। तो आज इसी बात पर होगी चर्चा कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचे हैं और G7 समिट में वो हिस्सा लेंगे तो इसमें क्या कुछ खास होगा और रिश्तों में क्या बदलाव होगा, कैसे बदलाव होगा, इसी पर आज होगी बात। तो पिछली बार G7 समिट का आयोजन इटली में किया गया था और इस बार कनाडा में किया गया है। और कनाडा में किया गया है और नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके इनवाइट किया था। क्योंकि भारत G7 का परमानेंट सदस्य नहीं है, इसीलिए फोन पर इनविटेशन उन्हें मिला था और प्रधानमंत्री G7 में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए हैं। ऐसे में कई सवाल भी उठते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कनाडा ने भारत पर इल्जाम लगाए थे, रिश्तों में खटास आई थी, क्या वो सुधरेगा? क्या रिश्तों का नया अध्याय तय होगा? भारत में आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान पर चलाया, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज जब ये वैश्विक मंच मिलेगा तो इस पर भी बात होगी। कई ऐसी अहम बातें हैं जिस पर आज चर्चा होगी। क्या संभावनाएं हैं जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 में हिस्सा लेंगे? तो अब आपको बताते हैं कि क्या है G7। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि G7 है क्या, ये समिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दुनिया के 7 सबसे उन्नत और औद्योगिक लोकतंत्रों का एक औपचारिक मंच है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें इटली, फ्रांस, जापान, तमाम देश इसमें शामिल है। इसके साथ मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना है। ठीक है, क्योंकि जब देश में आर्थिक तंगी, जब दुनिया भर में ऐसे विश्व की चर्चा होनी थी, तभी सारे मंच पर ये देश एक साथ बैठे थे। बैठक में वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होती है, न सिर्फ आर्थिक बल्कि तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें पर्यावरण के बचाव को लेकर है, तमाम मुद्दों पर बातें होती है। नीतियों को आकार दिया जाता है, यह भी एक अहम चैप्टर इसमें जुड़ता है कि जो नीति बनाई जाती है वो पूरे दुनिया के आधार पर बनाई जाती है, यानी कि वैश्विक पटल पर नीति बनाई जाती है और उस पर ये तमाम देश काम करते हैं। G7 में अब प्रधानमंत्री हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं। अब आगे बताएंगे एक नजर में G7। पहले इसका नाम G8 हुआ करता था। G7 कब पड़ा, कैसे नाम पड़ा? पहले इसका नाम हुआ करता था G8। 2014 में रूस ने पड़ोसी देश क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। 2014 की बात बता रहे हैं जब रूस ने पड़ोसी देश क्रीमिया पर कब्जा किया। इसके बाद बाकी सदस्य देशों ने रूस को एक ग्रुप से बाहर कर दिया था, यानी कि इस देश, ये जो 7 देश उसमें शामिल हैं, इसमें रूस भी कभी शामिल हुआ करता था, अब नहीं है। इसके बाद इसका नाम G7 कर दिया गया। और इस G7 में देश कौन कौन से शामिल है वो भी आपको बताएंगे। तो G7 में देखिए कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन, ये सभी शामिल हैं। और ये G7 इस बार कनाडा में हो रहा है। 2025 का जो G7 है वो कनाडा में हो रहा है। 2024 में जो G7 हुआ था वो इटली में हुआ था। पीएम मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात करेंगे। फोन पे इनवाइट किया था उन्होंने, फोन पर इनविटेशन दी है। और इसके बाद आपको बताएंगे, देखिए किन किन मुद्दों पर यह मुलाकात होने वाली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और मैक्सिको के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। क्यों ये इतना अहम है? वैश्विक पटल पर भारत इस बार क्या करेगा? देखिए इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी पीएम की मुलाकात होने वाली
वाली है। तो तमाम ऐसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से इस बार प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है। जर्मनी के चांसलर से भी मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। तो कई ऐसे अहम नाम है, कई ऐसे अहम चर्चाएं हैं, द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है, यानी कि इटली की प्रधानमंत्री से मिलेंगे, जॉर्जिया मेलोनी से मिलेंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलेंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है। ये वही देश है जो G7 का हिस्सा है। किन किन मुद्दों पर मुलाकात होगी, किन किन लोगों से मुलाकात होगी, द्विपक्षीय बैठक में क्या कुछ होगा, विस्तार से इसमें हम आपको बताएंगे। साथ ही देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। G7 की शुरुआत 1975 में G6 के रूप में हुई थी, जब इसमें 6 देश शामिल हुआ करते थे। साथ ही आपको बताएंगे, देखिए कब हुई थी शुरुआत और कहां, इसका पूरा इतिहास आपको समझा देते जल्दी से। इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल थे। तब उसमें कनाडा शामिल नहीं था। 1976 में कनाडा के सदस्य बनने के बाद इसका नाम G6 से G7 कर दिया गया था। तो ये पूरी इतिहास जो है G7 को लेकर क्या है वो आपको बता रहे हैं। 1997 में रूस के शामिल होने के बाद ये G8 बन गया था। पहले G6 था, फिर G7 हुआ, फिर G8 हुआ 1996 में। 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस को निलंबित कर दिया गया था और उसके बाद समूह को वापस से G7 का नाम मिला। तो ये इतिहास है G7। अब इसका नाम क्यों पड़ा है, जिसमें 7 देश शामिल हैं। अभी आपको देखिए, जैसे बताया कि 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस का नाम इसमें हटा दिया गया था। तो ये तमाम जानकारियां थी जो हम आपको बता रहे थे G7 को लेकर। विस्तार से आपको समझाया कि क्या था, क्या इतिहास था, तमाम चीजें। अब आपको आगे लिए चलेंगे। तो आज जो G7 में जब प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे, इसमें क्या कुछ खास रहेगा, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व राजनयिक मंजू सेठ जुड़ गई हैं। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। नमस्कार जी। सबसे पहला सवाल मेरा यही होने वाला है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में हमने जो कनाडा के साथ रिश्ते देखे हैं, आपको भी पता होगा जिस तरीके से कनाडा और भारत के रिश्ते में खटास आई थी। ऐसे में जब प्रधानमंत्री बदले हैं जस्टिन ट्रूडो से मार्क कार्नी, कैसे इन दोनों में फर्क होगा और कैसे भारत क्या रिश्तों के नए अध्याय पर काम करेगा, कनाडा और भारत आपस में मिलकर? बिल्कुल, हमने देखा था कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो थे, उन्होंने बिल्कुल रिलेशनशिप को बिल्कुल इतना नीचे ले गए थे और इतना, क्योंकि उनको पता नहीं खालिस्तान सपोर्ट, खालिस्तान जो एलिमेंट्स थे वहां पे कनाडा में उनकी सपोर्ट इतनी जरूरी थी उनके, कि उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की कि जो कनाडा और इंडिया के रिलेशनशिप है जो इतने पुराने हैं और इतने स्ट्रांग रहे हैं, इतने सशक्त रहे हैं ओवर द इयर्स, उन्हें बिल्कुल उसकी परवाह ना करते हुए उनको बिल्कुल ही इतना एक नीचे के लेवल पे ले गए। तो से ये नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं मार्क कार्नी, उन्होंने तभी कहा था कि इंडिया के साथ हम रिलेशनशिप रीसेट करेंगे और उन्होंने शुरू भी कर दिया, बात भी की है, इनवाइट भी किया है G7 मीटिंग के लिए, जो आउटरीच सेगमेंट है। तो अच्छा डेवलपमेंट है और उम्मीद है कि हम जो इंडिया कनाडा के जो रिलेशनशिप है वो वापस जहाँ थे, हर एक लेवल में, ट्रेड में, डिफेंस में, हर एक चीज में, और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी में, और स्टूडेंट्स वहां में हमारे पढ़ने जाते हैं, और डिफेंस कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, हर एक चीज में उम्मीद है कि ये वापस रिलेशनशिप एक अच्छे लेवल पे वापस आएगा। और जो अभी जो पीएम और उनकी दोनों पीएम से प्राइम मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होगी साइडलाइंस पे G7 की, उसमें उम्मीद है कि सारे जो कोई भी जो मुद्दे हैं जिन पे अग्रीमेंट नहीं है उनको रिजॉल्व किया जाए। मंजू मैम, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कनाडा हमेशा से ही खालिस्तान को सपोर्ट करता है और खालिस्तानियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देता है खालिस्तान। ऐसे में जब खालिस्तान के जो आतंकी थे उनकी हत्या हुई थी, उसके बाद भारत पर इल्जाम लगा था कि भारत ने टारगेट किलिंग करवाई है, रिश्तों में खटास आती है, प्रधानमंत्री बदलते हैं। क्या ये समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के बदलने से नीति और नियति में बदलाव संभव है? क्योंकि कहा तो यह भी जाता है कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटियां मारना नहीं भूलता। तो क्या हो सकता है कि शुरुआत ऐसी हो, आगे चलकर कुछ ऐसे रिश्ते में वापस से खटास आ जाए? क्योंकि ये कहा यह भी जाता है कि खालिस्तान अगर सपोर्ट कर दे कनाडा में तो सरकार बन जाती है।
नहीं, सही कह रहे हैं आप। थोड़ा बहुत वो उनका जो इन्फ्लुएंस है, sorry, उम्मीद है कि अभी कम होगा, क्योंकि उनके जो पीडीपी लीडर थे वो हार गए पिछले इलेक्शंस में, तो उनका आम लोगों में, आम उनकी जो जनता है वहां पे भी सपोर्ट कम हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ये भी बोलना शुरू कर दिया, जो खालिस्तानी एलिमेंट्स है, प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स जो है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि कनाडा के लोगों को कि आप लोग यहाँ से जाओ, हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, हम ओरिजिनल। इस किस्म की बातचीत जो शुरू कर दी, और क्रिमिनल एक्टिविटी, ड्रग एक्टिविटी में सब जगह बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। और अभी हाल ही में एक एक ग्रुप को, एक क्या बोलते हैं उसको, जो भी उसमें माफिया थी, उन्होंने उस पर क्रैकडाउन किया है, और एक बहुत बड़ा एक हॉल उनको मिला है ड्रग्स का वहां की सरकार को। तो वो बिल्कुल मुझे लगता है कि अब शायद उनके अगेंस्ट भी थोड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया वहां की सरकार ने। और ये जो नीति है, हाँ, वो फ्री स्पीच के भी उसमें एक उन्होंने बना रखा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसलिए उसके अंदर कोई भी कुछ भी कर सकता है, और लेकिन आस्क फॉर फ्रीडम। लेकिन हमारा यही उनसे हमेशा हम कहते आए हैं, जब और बीच में थोड़ा कम था तो हमने ज्यादा नहीं बोला, लेकिन अब जो ट्रूडो के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो हमने उनको कहा कि अगर आपके सेपरेटिस्ट लोग इंडिया में आके इस किस्म का करें, तो आप उसको फ्री स्पीच के अंदर टॉलरेट करेंगे क्या, या आपको कहेंगे ठीक है? तो तब थोड़ा सा उनको समझ आया था, लेकिन फिर भी उन्होंने परवाह नहीं की, क्योंकि उनको पॉलिटिकल कंपल्शंस थे, और क्या कंपल्शंस थे हम जानते नहीं, क्या नहीं है कि क्या था उनका जस्टिन ट्रूडो का। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि नए प्राइम मिनिस्टर जो आए हैं वो जरूर इसमें एक बदलाव लाएंगे रिलेशनशिप में, और नीति इसलिए बदलेगी क्योंकि अब इंडिया थोड़ा स्ट्रांग हो गया। जब इंडिया स्ट्रांग नहीं था तो एक वो उनका रवैया अलग था, और अब अलग हो गया है, क्योंकि अब इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन साथ में मैं एक ये भी कहना चाहूंगी कि क्योंकि कनाडा अकेले सिर्फ एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, लेकिन और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, उनको अभी थोड़ा सा घबराहट है कि इंडिया राइजिंग है, और इंडिया उनको चैलेंज कर सकता है, उनकी जो पोजीशन है नंबर जो बिल्कुल एट द टॉप है वो लोग उनका। तो जैसे चाइना से वो थोड़े घबराए हुए हैं, अब इंडिया से भी थोड़ा घबराने लग गए हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को थोड़ा सा एक मैसेज दिया जाए कि आप थोड़ा you're not at the same level। ठीक है, आपने बहुत विस्तार से समझाया मैम। ये चीजें बहुत जरूरी भी एक तरीके से हो जाती है समझना कि जब प्रधानमंत्री बदले हैं तो क्या रिश्ते में बदलाव संभव है या नहीं। मैम, आज जो ये तस्वीर हम देखने वाले हैं G7 में, जब प्रधानमंत्री शामिल होंगे, इस तस्वीर से जाहिर सी बात है पाकिस्तान बहुत विचलित होने वाला है, क्योंकि पहलगाम में हमला होता है, उसके बाद भारत ऑपरेशन सिंदूर करता है, और वैश्विक मंच पर 60 डेलीगेशन 33 देशों का दौरा करते हैं और पाकिस्तान की पोल खोलते हैं। आज प्रधानमंत्री को एक वैश्विक मंच मिला है G7 का, जहां पर तमाम बड़े देश आने वाले हैं, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी आएंगे, मुलाकात भी होगी उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से। तो क्या प्रधानमंत्री टेररिज्म का मुद्दा उठाएंगे वहां पर, और किस स्तर पर उठाएंगे, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बाकी के देशों पर भी? नहीं, बिल्कुल इसको जरूरी उठाएंगे, और जरूरी भी है उठाना, क्योंकि बहुत कंसर्न की चीज है इंडिया के लिए, और सब समझ गए हैं एक्चुअली टेरर से सभी मानते हैं, लेकिन ये जो रोल है पाकिस्तान का, उसके लिए वो थोड़ा इतने मानने के लिए तैयार अभी भी नहीं है, क्योंकि उनके जो और बिग पावर्स हैं उनका इंटरेस्ट है कि इसको थोड़ा सा अनस्टेबल रखें, और वहां को उनको इनकरेज करें कि आप, जैसे मैंने कहा, वो चाहते नहीं है कि इंडिया का जो राइज है बहुत जल्दी हो, और थोड़ा सा एक रोक डालना चाहते हैं, मुझे लगता है। I mean, not overtly, but पीछे behind the scenes थोड़ा सा वो चाहेंगे, और कितना बिल्कुल टेरर के अगेंस्ट सब यूनाइटेड खड़े हैं। जैसे हमने देखा FATF में भी आज जो मीटिंग हुई है, उन्होंने उसको बिल्कुल कहा है कि उनका फंडिंग के बिना हो नहीं सकता था, और उनको कंडेम किया है, और इंडिया तो पुश कर रहा है कि वापस FATF में वो ग्रे लिस्ट में चले जाएं पाकिस्तान, और हो भी सकता है वो चले जाएं, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि एक्चुअल जो वो सिचुएशन है वो क्या है। और कि जो मुझे लग रहा है कि जो स्टेटमेंट आया है ईरान की तरफ से कि पाकिस्तान उनको अश्योर किया है कि वो ईरान की मदद करेंगे और इजराइल को न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ अटैक करेंगे। तो आई थिंक ये एक बहुत ही एक डरावना सब कहें या क्या कहें, एक अजीब सा एक स्टेटमेंट है जो आया है कि पाकिस्तान उनको कह रहा है कि हम आपको हेल्प करेंगे, और आपके हम न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे इजराइल पे। तो एक ये सब, अगर ये एक्चुअली
होना तो अनलाइकली है, लेकिन हम जस्ट से अगर इस टाइप का वो बात कर रहे हैं तो नेचुरली अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि ईरान को हम बिल्कुल शायद मैंने कहीं पढ़ रही थी अभी कि वो G7 छोड़ के जा रहे हैं जल्दी से, क्योंकि वो जाके एग्जैक्टली मैम, मैं इसी पे आने वाली थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो मंच छोड़ दिया ये कहते हुए कि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है वहां की स्थिति बहुत गंभीर है, इसलिए उनके राजनयिक की तरफ से ये बयान आता है कि डोनाल्ड ट्रंप वहां वापस चले गए। क्या कारण हो सकता है? क्या वो वैश्विक मंच पे बैठने से इस वक्त कतरा रहे हैं, या सच में मिडिल ईस्ट की ऐसी हालत है जहां डोनाल्ड ट्रंप को G7 का हिस्सा बनना छोड़कर वहां वापस जाना पड़ा? बिल्कुल, बहुत समय है, जैसे मैंने कहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात हो रही है, न्यूक्लियर अटैक्स की बात हो रही है, और इजराइल में जो यूएस का जो कॉन्सुलेट है उसको भी कहीं अटैक हुआ है, तो नेचुरली और वो कह रहे हैं कि हम खत्म कर देंगे, और जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं उससे लग रहा है कि वहां पे मामला बहुत गंभीर है और बढ़ने की एस्केलेट होने की एक संभावना है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि रिजीम चेंज की बात हो रही है, तो इसके लिए आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले मना किया था कि खमेनी तो कह रहे हैं कि हमने उसको वीटो किया है, लेकिन अब लग रहा है कि शायद अब क्या अंजाम देते हैं आगे चल के, वी डोंट नो, बट इट्स बहुत गंभीर सिचुएशन। ठीक है मैम, जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच में ये युद्ध की स्थिति है, अब से पहले हमने भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध की स्थिति देखी, आपको क्या लगता है ये युद्ध की स्थिति की वजह से एक तो बाजार को नुकसान हो ही रहा है, सुनने में ये भी आ रहा है कि तेल के दाम भी बढ़ सकते हैं, तो क्या G7 में जब आज ये लोग, ये सारे देश और सारे जो उच्च अधिकारी हैं इनके, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जब सब एक साथ बैठेंगे तो क्या इस पर चर्चा संभव है और इसे किस तरीके से रोका जाए? यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया था, तो क्या इजराइल और ईरान के बीच जल्द सीज फायर की उम्मीद लगाई जा सकती है? आई थिंक कभी कोई लग नहीं रहा है कि दोनों साइड बिल्कुल अड़े हुए हैं अपने अपने पोजीशंस पे, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कह दिया कि ईरान मान नहीं रहा है, इनको डील करनी चाहिए थी, अब नहीं की है तो उनको भुगतना पड़ेगा, इस टाइप का एक मुझे लगा उनका जो अनसेट थ्रेट है। तो अब और जो छोड़ के चले गए हैं, एक बड़ी खबर G7 से रिलेटेड आप सभी तक पहुंचा देते हैं। G7 से वापस लौटने पर ट्रंप का बयान सामने आया है, युद्ध विराम से बड़ी चीज पर काम कर रहे हैं ट्रंप, मैं सीज फायर के लिए नहीं लौट रहा, ये बड़ा बयान ट्रंप ने दिया है। एक तरफ खबर आती है कि ट्रंप G7 से वापस लौट चुके हैं, और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आता है कि सीज फायर से भी बड़ी चीज पर काम कर रहे हैं और सीज फायर के लिए मैं वापस नहीं लौट रहा। तो कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है सीज फायर को लेकर सारी चीजें हो रही हो, लेकिन ट्रंप ने इन सभी कयासों पर फुल स्टॉप लगा दिया और कह दिया है कि किसी बड़ी चीज पर डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि मैं सीज फायर के लिए वहां से वापस नहीं लौटा है, कुछ बड़ा कर रहे डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को मनमौजी कहा जाता है, वो अपने मन के मालिक है, और ऐसे समय में उनका ये बयान आना, वो किसी को इस तरीके से जवाब अपना बयान देते नहीं है, लेकिन इस बार उनका ये बयान आया है, इसके क्या मायने हैं? हमारे साथ पूर्व राजनयिक जुड़ी हुई है मंजू जी, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के क्या मायने हैं। लेकिन इस बीच आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां G7 से वापस लौट चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद ये बयान सामने आता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो G7 से वापस लौट चुके हैं। G7 के हिस्सा अमेरिका भी है, और डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे तो थे कनाडा, लेकिन वापस लौट चुके हैं। कयास लगाए जा रहे थे कई, लेकिन सभी पर फुल स्टॉप लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आता है कि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके सीज फायर के लिए वो काम नहीं कर रहे, किसी बड़ी चीज पर काम कर रहे हैं, और सीज फायर के लिए वो G7 छोड़कर नहीं आए हैं। ये बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आया, क्योंकि G7 समिट छोड़ने के बाद से कई ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी कि हो सकता है कि सीज फायर पर चर्चा हो, इजराइल ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर कोई नई चीज सामने आ जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि मैं सीज फायर के लिए नहीं लौट रहा, किसी बड़ी चीज पर काम कर रहा हूं। तो एक तरफ कनाडा में G7 समिट की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचे हुए हैं। तमाम देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री
कनाडा पहुंचे हुए और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप वहां से वापसी करते हुए और उसके बाद बयान दिया कि किसी बड़ी चीज पर वो काम कर रहे हैं। क्या है वो बड़ी चीज, इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन अब सबकी नजर डोनाल्ड ट्रंप पर, क्योंकि क्या वो बड़ी चीज जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं पर बता नहीं रहे कि एक्चुअली क्या करने की कोशिश या क्या करने का प्रयास वो कर रहे हैं। तो G7 से वापस लौटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए। और G7 की तैयारियां जोरों शोरों से कनाडा में चल रही है। अल्बर्टा में तैयारियां जोरों शोरों से आयोजित किया गया है G7, जिसमें तमाम देश शामिल होने वाले हैं। अमेरिका भी उनमें से ही एक है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वहां से वापस लौटे हैं, इमरजेंसी में वापस लौटे, अर्जेंटली वापस लौटे हैं। अब क्या होने वाला है, क्या बड़ा होने वाला है, इसी का इंतजार अब सब कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दे दिया है कि कुछ बड़ा करने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो इजराइल ईरान युद्ध ने सभी को चौंकाया हुआ है, क्योंकि सीजफायर लगता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लगातार हमला कर रहे हैं। कल इजराइल ने ईरान के न्यूज चैनल को निशाना बनाया, वहां पर तस्वीरें भी वहां से सामने आई जब लाइव बुलेटिन करते हुए एंकर के न्यूज रूम में बम गिरा और वहां से वो छोड़कर भागने को मजबूर हुई। तो तस्वीरें इतनी भयानक वहां से सामने आ रही है। ईरान में 230 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, वहीं इजराइल में लगभग 20 लोगों के मौत की खबर है। जिस तरीके से रिहायशी इलाकों को ये दोनों देश निशाना बना रहे हैं, ऐसे में दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप जो G7 छोड़कर वापस आए, उन्होंने सभी कयासों पर विराम लगाया और कह दिया है कि युद्ध विराम जैसी उससे भी बड़ी चीज पर काम किया जा रहा है। मैं सीज फायर के लिए नहीं लौटा हूं। पता है कि वैश्विक मंच छोड़कर आने पर कई तरीके की बातें उठती हैं और उन्हीं सभी बातों पर विराम लगाने के लिए उन्होंने एक बयान भी आते आते दिया, जहां बता दिया है कि G7 से वापस लौटने पर ट्रंप ने बयान देते हुए बताया कि सीज फायर के लिए वापस नहीं लौटा हूं, युद्ध विराम से भी बड़ी चीज पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने बयान दिया है और जब से ये बयान सामने आया है, सभी की नजर अब अमेरिका पर, डोनाल्ड ट्रंप पर, कि क्या वो बड़ा होने वाला है जिसकी वजह से G7 से समिट से वापस लौटे हैं डोनाल्ड ट्रंप। महज कुछ घंटे पहले उन्होंने वापसी का फैसला लिया और उसके बाद यह बयान सामने आता है कि युद्ध विराम से भी बड़ी चीज पर काम कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप वहां से वापस आ गए हैं, लेकिन तमाम देश के जितने भी अधिकारी और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, सभी कनाडा में मौजूद है और अब से थोड़ी देर में G7 समिट शुरू होने वाले हैं। तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।